मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का पॉलिटिकल साइंस की इस क्लास में। आज की इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के सेकंड जो पार्ट है, सेकंड पार्ट की सेकंड यूनिट, भारत में शासन। इसका फर्स्ट लेसन है संसद, लोकसभा एवं राज्यसभा के बारे में। इसका कुछ भाग हम पहले के वीडियो में पढ़ चुके हैं। संसद, इसकी पृष्ठभूमि यानी कैसे इसका वर्तमान स्वरूप सामने आया, संसद का गठन कैसे होता है, संसद सदस्य होने की योग्यताएं और निर्योग्यताएं क्या क्या हैं, और इसके बाद जो सांसद जीत कर जाते हैं उन्हें शपथ कौन दिलाता है, कैसे लेते हैं, संसद के सत्र कौन कौन से होते हैं, अधिवेशंस, और उसके बाद मंत्रियों और महान्यायवादियों के संसद में क्या क्या अधिकार हैं। यहाँ तक हम पहले पढ़ चुके थे और आज हम इससे आगे का पार्ट पढ़ेंगे जिसमें हम बात करेंगे राज्यसभा और लोकसभा के गठन के बारे में। इससे पहले के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक, पार्ट बी की यूनिट सेकंड, इकाई सेकंड का, जो कि भारत में शासन के नाम से है। इसका फर्स्ट लेसन संसद, लोकसभा एवं राज्यसभा के बारे में। आज हम शुरू करेंगे राज्यसभा के गठन से। कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा को संसद का उच्च सदन, स्थायी सदन या राज्यों के सदन के नाम से भी जाना जाता है। आप यहाँ ध्यान दीजिए कि संसद के दो सदनों की हमने चर्चा की थी पिछले वीडियो में, राज्यसभा और लोकसभा के बारे में। सबसे पहले हम उच्च सदन के बारे में बात करते हैं, जो कि उच्च सदन कहलाता है हमारी व्यवस्थापिका का, संसद का, वो है राज्यसभा। राज्यसभा के और भी नाम है, उच्च सदन कहते हैं इसे, स्थायी सदन भी इसे कहते हैं, और राज्यों के सदन के नाम से भी इसे जाना जाता है। राज्यसभा का गठन संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत होता है। आप इनको जहां जहां भी मैंने रेड कलर से और हाईलाइट किया हुआ है, आप भी इनको अंडरलाइन कर सकते हैं और इनको कीवर्ड्स के रूप में, नोट्स के रूप में आप बना सकते हैं। वैसे नोट्स मैंने भी बनाए हुए हैं और आपको अवेलेबल कराए हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक अवेलेबल है, वहां से आप उसको क्लिक कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। तो राज्यसभा का गठन संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत होता है, जिसके अनुसार इसकी कुल सदस्य संख्या 250 हो सकती है। यानी राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 250, अधिकतम, मैक्सिमम 250 इसकी सदस्य संख्या हो सकती है। अब इनमें से 12 सदस्य जो हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा नाम निर्देशित होते हैं, अर्थात मनोनीत किए जाते हैं। यानी 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, और वो किनको करते हैं? जो साहित्य, विज्ञान, कला अथवा समाज सेवा में विशेष ज्ञान अथवा व्यवहारिक अनुभव प्राप्त व्यक्ति होते हैं, उनको राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित व्यक्तियों का प्रावधान आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। ये भी आप अंडरलाइन कर ले। यानी ये जो व्यवस्था है ये कहां से ली गई है? आयरलैंड के संविधान से। अब 250 में से 12 तो मनोनीत हो गए और बाकी बचे 238 सदस्य राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों से निर्वाचित होते हैं। यानी भारत में जितने भी राज्य हैं और संघ राज्य हैं वहां से ये निर्वाचित होते हैं, इलेक्टेड होते हैं। यद्यपि वर्तमान में राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या 245 निश्चित है। यानी अधिकतम 250 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में राज्यसभा की सदस्य संख्या कितनी है? 245, जिसमें से 229 सदस्य विभिन्न राज्यों से और 4 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों से निर्वाचित हैं। यानी 229 सदस्य तो जो हैं वो राज्यों से है और 4 जो हैं वो संघ राज्य क्षेत्रों से निर्वाचित हैं, यूनियन टेरिटरीज से, जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत हैं। तो इस प्रकार कुल 245 का ये टारगेट पूरा होता है। राज्यसभा में राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को स्थानों का आवंटन संविधान की 4वीं अनुसूची के द्वारा जनसंख्या के आधार पर किया गया है। यानी राज्यसभा में जो सदस्य चुनकर जाते हैं उन सदस्यों का जो आवंटन है, स्थानों का आवंटन, वो संविधान की 4वीं अनुसूची के द्वारा किसके आधार पर किया गया है? जनसंख्या के आधार पर। यानी प्रत्येक राज्य को यहाँ पर समान प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है, जैसा कि अमेरिका में ऐसी व्यवस्था है। वहां पर जो उच्च सदन है वहां पर प्रत्येक जो राज्य हैं वहां से बराबर 2 व्यक्ति जो हैं हर राज्य से चुनकर जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं है। हमारे यहाँ जनसंख्या के आधार पर इनका निर्वाचन किया जाता है। तो अलग अलग राज्यों से
अलग अलग संख्या में ये आवंटन किया जाता है। इस कारण एक और जहां अकेले उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के 31 सदस्य निर्वाचित होते हैं। देखिए आप, उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां से सबसे ज्यादा राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होते हैं। 31 सदस्य वहां से निर्वाचित होते हैं, जबकि गोवा, मणिपुर, मेघालय आदि अनेक राज्यों से केवल एक एक सदस्य ही निर्वाचित होता है। तो यहाँ ये बाइफर्केशन आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से कि कुछ राज्य तो ऐसे हैं जहां से बहुत अधिक संख्या में, अर्थात हम सीधा सा ये कह सकते हैं कि जनसंख्या के आधार पर जिस राज्य की जनसंख्या ज्यादा है वहां से ज्यादा संख्या में राज्यसभा के लिए सदस्य निर्वाचित होकर जाते हैं। गोवा, मणिपुर, मेघालय जैसे राज्य जो हैं वहां से केवल एक एक सदस्य ही निर्वाचित होता है। अब राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान से राज्यसभा के 10 सदस्य निर्वाचित होते हैं। कितने? 10। जबकि संघ शासित राज्यों में केवल दिल्ली एवं पुदुचेरी को ही राज्यसभा में प्रतिनिधित्व प्राप्त है, शेष को नहीं। यानी जितने भी संघ राज्य क्षेत्र हैं, संघ शासित यूनियन टेरिटरीज, उनमें से केवल दिल्ली और पुदुचेरी को ही राज्यसभा में प्रतिनिधित्व दिया गया है। इस प्रकार अमेरिकी कांग्रेस के उच्च सदन सीनेट के समान सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व देने के स्थान पर, जैसा कि मैंने पहले बताया था, अमेरिकी जो कांग्रेस है वहां पर व्यवस्थापिका को क्या कहते हैं? कांग्रेस। हमारे यहाँ कांग्रेस क्या एक राजनीतिक दल है, यहाँ ये आप ध्यान दीजिए। तो अमेरिकी कांग्रेस के उच्च सदन, वहां जो व्यवस्थापिका है, संसद जिसको हम कह सकते हैं, वहां का जो उच्च सदन है सीनेट, वहां पर सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व वहां पर दिया जाता है, जबकि भारत में राज्यों को समान प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। तो अब हम बात करते हैं राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, यानी राज्यसभा में जो सदस्य चुनते हैं उनका निर्वाचन कैसे होता है। इलेक्शंस ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। संविधान के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार, आप अंडरलाइन कर लें कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस प्रक्रिया से होता है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा किया जाता है। अतः राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष को यहां समझिए आप। प्रत्यक्ष निर्वाचन वो कहलाता है जहां पर जनता डायरेक्ट उम्मीदवार को वोट करती है, जबकि अप्रत्यक्ष निर्वाचन वो कहलाता है जहां जनता किसी अन्य उम्मीदवार को चुनती है और वो उम्मीदवार फिर किसी दूसरे उम्मीदवार को चुनते हैं, जैसा कि राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। जैसे राजस्थान से राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन राजस्थान विधानसभा के 200 विधायक मिलकर करेंगे। अब ध्यान दीजिए आप, ये 200 विधायक जो हैं, ये 200 विधायक राज्यसभा के जो 10 सदस्य चुनकर जाते हैं उनका चुनाव करते हैं। अब इन 200 विधायकों का चुनाव कौन करती है? जनता। तो जनता ने चुना इन 200 विधायकों को और इन 200 विधायक मिलकर उन 10 सदस्यों का चुनाव करते हैं। तो राज्यसभा चुनाव के लिए हाल ही में 2 संशोधन हुए हैं। प्रत्याशियों के लिए उस राज्य का निवासी होने की शर्त का निवारण किया गया है। यानी पहले जो ये शर्त थी कि जो राज्यसभा के लिए जो उम्मीदवार खड़ा होगा वो उसी राज्य का होना चाहिए, तो इसका निवारण कर दिया गया है। जिस राज्य से वह निर्वाचित होना चाहता है तथा गुप्त मतदान प्रणाली के स्थान पर, अब पहले जो गुप्त मतदान प्रणाली होती थी उसके स्थान पर अब खुली मतदान व्यवस्था को अंगीकार किया गया है। राज्यसभा का निर्वाचन कराने की जिम्मेदारी भारत के निर्वाचन आयोग की है। किसकी है? राज्यसभा का निर्वाचन कराने की जिम्मेदारी भारत के निर्वाचन आयोग की है। अब बात करते हैं हम राज्यसभा की अवधि, टेन्योर ऑफ राज्यसभा। यानी राज्यसभा चूंकि हम जानते हैं स्थायी सदन है, ये कभी भंग नहीं होता है। लोकसभा एक निश्चित अवधि के बाद भंग हो जाती है, यानी लोकसभा के सदस्य जो हैं 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और 5 वर्ष की अवधि पूरी होते ही सभी सदस्यों का जो कार्यकाल वो समाप्त हो जाता है और लोकसभा दोबारा से चुनी जाती है। लेकिन राज्यसभा एक ऐसा सदन है जो कभी भंग नहीं होता है। इसके सभी सदस्यों का कार्यकाल एक साथ समाप्त नहीं होता है। इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल एक बार में समाप्त होता है और प्रति 2 वर्ष में 1/3 सदस्य नए चुने जाते हैं। तो हम यूं कह सकते हैं कि ये सदन जो है ये कभी भंग नहीं होता है। संविधान में राज्यसभा के सदस्यों की पदावधि निर्धारित नहीं की थी। यानी संविधान का जब निर्माण हुआ था तो उस समय राज्यसभा के सदस्यों की पदावधि यानी पद की अवधि, कितनी अवधि तक वो अपने पद पर बने रहेंगे, ये निर्धारित नहीं की थी। इसे संसद पर छोड़ दिया गया था। इसके आधार पर संसद ने
जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के द्वारा राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष तय किया। यानी 1951 जन प्रतिनिधित्व अधिनियम पारित किया गया और उसमें राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष निश्चित किया गया। व्यवस्था ऐसी स्थापित है कि प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि 2 वर्ष पश्चात राज्यसभा के 1/3 सदस्यों का कार्यकाल पूर्ण हो जाता है, जिनके स्थान पर पुनः 6 वर्ष के लिए सदस्यों का निर्वाचन होता है। पुनः निर्वाचित होने के लिए कोई निश्चित अवधि निर्धारित नहीं है, यानी कोई भी व्यक्ति दोबारा से भी निर्वाचित हो सकता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे 6 वर्ष। यानी राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। लेकिन लोकसभा एक अस्थायी सदन है जो 5 वर्ष के बाद भंग हो जाता है, समाप्त हो जाता है, जबकि राज्यसभा स्थायी सदन है जो कभी एक साथ संपूर्ण रूप से कभी ये समाप्त नहीं होता है। इसके 1/3 सदस्य जो हैं वो प्रति 2 वर्ष में निकलते जाते हैं और उनकी जगह नए सदस्यों का चुनाव होता रहता है। राज्यसभा के पदाधिकारी, ऑफिशियल्स ऑफ राज्यसभा, संविधान के अनुच्छेद 64 और 89 के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। यानी जो दोनों सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, तो लोकसभा का अध्यक्ष तो लोकसभा के सदस्यों में से ही चुना जाता है, जबकि राज्यसभा का जो सभापति या अध्यक्ष जिसको हम कहते हैं वो कौन होता है? वो उपराष्ट्रपति होता है। ये अंडरस्टूड है, ये स्टैंडिंग ऑर्डर है, यानी हमेशा भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो ही राज्यसभा का पदेन सभापति कहलाता है। यद्यपि वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। अनुच्छेद 89 के अनुसार सभापति के अतिरिक्त राज्यसभा का एक उपसभापति भी होता है। यानी सभापति तो हो गया उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति या सभापति की अनुपस्थिति में जो सदन के का कार्यभार संभालता है वो होता है उपसभापति, जिसका निर्वाचन राज्यसभा के सदस्य अपने में से ही किसी एक का करते हैं। यानी उपसभापति का निर्वाचन कहां से किया जाता है? राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो अपने में से ही एक व्यक्ति को उपसभापति के रूप में चुनते हैं। इस तरह राज्यसभा का सभापति सदन का सदस्य नहीं होता है, लेकिन उपसभापति सदन का सदस्य होता है। जब उपराष्ट्रपति भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, अर्थात किसी भी कंडीशन में, किसी भी विपरीत परिस्थिति में अगर राष्ट्रपति का पद जो है वो रिक्त हो जाता है तो क्या होगा? राष्ट्रपति की जगह उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य करेगा, तो सीट किसकी खाली हुई? उपराष्ट्रपति की। तो ऐसी स्थिति में यानी उपराष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति के कार्य करने के कारण अथवा सदन से अनुपस्थित रहने के कारण उस समय उपसभापति जो है वो राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन करता है। और अब है लोकसभा का गठन, कंपोजिशन ऑफ लोकसभा। दूसरा सदन हमारी व्यवस्थापिका का, जिसे निम्न सदन भी कहा जाता है। लोकसभा भारतीय संसद का निम्न सदन अथवा लोकप्रिय सदन कहलाता है। लोकप्रिय क्योंकि इसके सदस्य सीधे किसके द्वारा चुने जाते हैं? जनता के द्वारा। तो जनता में लोकप्रिय होते हैं ये सांसद। राज्यसभा के सांसद जनता में लोकप्रिय नहीं होते हैं। लोकसभा के सांसद जो हैं वो जनता से जुड़े हुए रहते हैं, सीधे उनका जुड़ाव रहता है, वो पॉपुलर रहते हैं, इसलिए इसे लोकप्रिय सदन कहा जाता है, जिसका गठन संविधान के अनुच्छेद 81 के अनुसार होता है। प्रारंभ में लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 500 निर्धारित की गई थी। यानी जब देश आजाद हुआ और उसके बाद लोकसभा की सदस्य संख्या 500 निर्धारित की गई। 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के पश्चात, जब राज्यों का पुनर्गठन किया गया तो उसके पश्चात इसके सदस्यों की संख्या 520 कर दी गई और बाद में 525 निर्धारित कर दी गई। और 31वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा, 31वां संविधान संशोधन कब किया गया? 1974 में। तो 1974 में संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 निर्धारित की गई कि अधिकतम मैक्सिमम जो लिमिट है इसकी वो 552 हो सकती है, जिनमें से व्यवस्था कैसे रहेगी? 530 सदस्य तो जो है वो विभिन्न राज्यों से निर्वाचित होंगे। 552 में से 530 सदस्य विभिन्न राज्यों के से निर्वाचित होंगे और 20 सदस्य जो हैं वो संघ राज्य क्षेत्रों से निर्वाचित होंगे, जो यूनियन टेरिटरीज है वहां से। इसके अतिरिक्त संविधान के अनुच्छेद 331 के अनुसार यदि राष्ट्रपति की यह राय है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का
पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तब वह लोकसभा में उस समुदाय के 2 सदस्य नाम निर्देशित कर सकता है, अर्थात मनोनीत कर सकता है। तो देखिए 552 अधिकतम संख्या हो सकती है। 552 में से 530 जो है वो विभिन्न राज्यों से निर्वाचित होंगे, 20 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों से यानी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वहां से निर्वाचित होंगे और 2 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करेंगे। लेकिन वर्तमान में लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 545 है। अंडरलाइन कर लें, ध्यान दीजिए, नोट कर लें आप कि वर्तमान में लोकसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी है? 545, जिनमें से 530 विभिन्न राज्यों से और 13 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों से निर्वाचित हैं, जबकि 2 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत हैं। तो 530 13 प्लस 2 तो 545। विभिन्न राज्यों को लोकसभा में स्थानों का आवंटन जनसंख्या के आधार पर होता है। राज्यसभा में भी यही था, जनसंख्या के आधार पर राज्यों का प्रतिनिधित्व होता था। यहाँ पर विभिन्न राज्यों को लोकसभा में स्थानों का आवंटन भी किसके आधार पर है? जनसंख्या के आधार पर होता है। यही कारण है कि अकेले उत्तर प्रदेश से लोकसभा के 80 सदस्य, देखिए आप, लोकसभा के उत्तर प्रदेश से 80 सदस्य निर्वाचित होते हैं। राज्यसभा में 31 सदस्य थे और महाराष्ट्र से 48 सदस्य निर्वाचित होते हैं, जबकि राजस्थान से लोकसभा के 25 सदस्य चुने जाते हैं। तो आप राजस्थान का याद रखिए कि राजस्थान से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? 25। और राजस्थान से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? 10। संविधान के अनुच्छेद 82 में परिसीमन आयोग के गठन का प्रावधान है, यानी संविधान का जो अनुच्छेद 82 है 82, उसमें परिसीमन आयोग के गठन का भी प्रावधान है। अब ये परिसीमन आयोग क्या होता है? परिसीमन आयोग इन राज्यों के इन जो क्षेत्र हैं, लोकसभा राज्यसभा के जो क्षेत्र हैं, इनका परिसीमन करते हैं। समय समय पर सीमा निर्धारण इनका किया जाता है, जिसके अनुसार प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर राज्यों को लोकसभा में स्थानों के आवंटन एवं प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का पुनः निर्धारण किया जाएगा। जनसंख्या नियंत्रण के उद्देश्य को पूरा करने के लिए 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 2026 तक यथावत बनी रहेगी। यानी ये जो 552 की जो लिमिट है या 545 की जो सदस्य संख्या है, ये 2026 तक एज इट ऐसे के ऐसे बनी रहेगी। और अब हम बात करते हैं लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन, यानी लोकसभा के जो सदस्य हैं उनका निर्वाचन कैसे किया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन तो आपने देख लिया कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन सीधे जनता के द्वारा नहीं होता है। जनता प्रत्येक राज्य के विधानसभा के सदस्यों का चुनाव करती है और वो विधानसभा के सदस्य जो हैं वो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। तो इस प्रकार राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के द्वारा होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन उनका कहलाता है, जबकि लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन सीधे जनता के द्वारा होता है। आइए इस पर पूरी विस्तृत चर्चा करते हैं हम। लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन। औपनिवेशिक शासन के दौरान व्यवस्थापिका के गठन में अनेक दोष विद्यमान थे। उन्होंने भारतीय शासन प्रणाली में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के नाम पर पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली आदि के रूप में ऐसे तत्व शामिल कर दिए जिन्होंने हमारे राजनीतिक जीवन को छिन्न भिन्न कर दिया था। यानी इससे पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कि जब पृष्ठभूमि इसकी हमने पढ़ी थी, तो ये जो वर्तमान का जो स्वरूप है ये ब्रिटिश शासन के दौरान से चला आ रहा है। और उन्होंने विभिन्न जो अधिनियम थे, 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1909 के अधिनियम में उन्होंने क्या किया था कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को प्रारंभ कर दिया था और इस प्रकार उन्होंने हमारे राजनीतिक जीवन को छिन्न भिन्न कर दिया था। लेकिन जब देश आजाद हुआ, देश आजाद होने के बाद सरदार पटेल ने, जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री हुआ करते थे, सरदार पटेल ने कठिन परिश्रम कर अल्पसंख्यक प्रतिनिधियों को सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त करने के लिए राजी किया। अतः स्वतंत्र भारत में लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार द्वारा होता है। अंडरलाइन कर लें आप इन सब चीजों को कि स्वतंत्र भारत में लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से का तात्पर्य यहाँ पर है जनता सीधा उनका निर्वाचन में भाग लेती है। अब कौन भाग लेते हैं? जिस वयस्क मताधिकार द्वारा। अब यहाँ वयस्क, जो व्यक्ति वयस्क हो जाता है, और वयस्कता की उम्र क्या है? 18 वर्ष। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि भारत का वह प्रत्येक नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष पूरी हो चुकी है और जिसका मतदाता सूची में पंजीकरण है, वे मतदान द्वारा लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन कर सकते हैं।
विभिन्न राजनीतिक दल प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र से अपने प्रत्याशियों को खड़ा करते हैं, यानी प्रत्येक जो निर्वाचन क्षेत्र है वहां से जितने भी राजनीतिक दल हैं अपनी इच्छा अनुसार अपने उम्मीदवार को खड़ा करते हैं। साथ ही निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनाव में उम्मीदवार हो सकते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति को किसी भी राजनीतिक दल से अगर उसे टिकट नहीं मिलता है या उसे प्रतिनिधि नहीं बनाया जाता है और उसकी इच्छा है लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव लड़ने की, तो वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में भी चुनाव लड़ सकता है। भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित तिथि को उस लोकसभा क्षेत्र के पंजीकृत मतदाता अपने मत का प्रयोग करते हैं। यानी भारतीय निर्वाचन आयोग, केंद्रीय निर्वाचन आयोग जो है वो एक डेट डिसाइड करते हैं, तिथि निर्धारित करते हैं, तो उस तिथि को उस लोकसभा क्षेत्र में मतदान होता है और वहां के जो पंजीकृत मतदाता होते हैं, जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके होते हैं और जिनका मतदाता सूची में नाम होता है, वो अपने मत का प्रयोग करते हैं तथा जिस प्रत्याशी को सबसे अधिक मत प्राप्त होते हैं वह निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। इस प्रकार इसमें कोई निश्चित मत प्राप्त करना आवश्यक नहीं है। ध्यान दीजिए, यानी ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि किसी उम्मीदवार को जीतने के लिए इतने मत लाना आवश्यक है। नहीं, जितने भी उम्मीदवार खड़े हैं उन उम्मीदवारों में से जिसके ज्यादा मत होंगे वो विजेता घोषित होगा। उदाहरणार्थ, यदि किसी चुनाव क्षेत्र में 5 या अधिक प्रत्याशी हैं एवं सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले को 25% ही मत प्राप्त हुए हैं, तब भी वह विजय घोषित किया जाएगा, भले ही उसके विरोध में कुल 75% मत डाले गए हैं। ध्यान दीजिए, यानी जीतने वाले को तो मात्र 25% वोट ही मिले हैं, जबकि उसके अगेंस्ट में 75% वोट जा रहे हैं, लेकिन फिर भी विजेता वही होगा। यही कारण है कि विभिन्न राजनीतिक दलों को प्राप्त मत एवं स्थानों में कोई संगति नहीं होती है। 2014 में 542 स्थानों पर हुए लोकसभा चुनावों में भाजपा को 283 स्थान अर्थात 50% से भी अधिक स्थान उसको प्राप्त हुए थे, यानी सीटें तो 50% से भी ज्यादा मिली, जबकि अगर उसे कुल मत प्रतिशत देखा जाए, वोटिंग परसेंटेज अगर देखा जाए, तो उसे 31% मत ही प्राप्त हुए थे। लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है, यानी SC, ST, OBC इन सब के लिए स्थान आरक्षित किए गए हैं। तो इसके लिए पहले से लॉटरी निकाली जाती है कि कौन से स्थान पर कौन से वर्ग का उम्मीदवार खड़ा होगा। वर्तमान में अनुसूचित जाति के लिए कुल 84 एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 47 स्थान आरक्षित है लोकसभा के सदस्यों के लिए। आप इनको नोट कर सकते हैं कि लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कुल 84 स्थान और अनुसूचित जनजाति के लिए ST के लिए कुल 47 स्थान आरक्षित किए गए हैं। फिर बात करते हैं हम लोकसभा का कार्यकाल, यानी लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल या लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का है। संविधान के अनुच्छेद 83 के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल अपनी प्रथम बैठक से 5 वर्ष का होगा। देखिए, आप पहले हमने बात करी थी, अभी राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, यानी राज्यसभा का तो कोई कार्यकाल फिक्स नहीं होता, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। यहां हम बात कर रहे हैं लोकसभा का कार्यकाल, तो लोकसभा का और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष की समाप्ति पर, अब ये कार्यकाल कब से, अपनी प्रथम बैठक से 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष की समाप्ति पर लोकसभा स्वतः ही भंग हो जाती है, लेकिन अनुच्छेद 85 के अनुसार राष्ट्रपति कभी भी लोकसभा को भंग कर सकते हैं। 5 वर्ष पूरे होने पर तो लोकसभा स्वतः ही भंग हो जाती है, लेकिन इससे पहले भी अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति कभी भी लोकसभा को भंग कर सकते हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर ही लोकसभा को भंग करता है। राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में लोकसभा की अवधि को एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। मान लीजिए कभी कोई ऐसी कंडीशन बनती है कि आम चुनाव कराए जाना संभव नहीं होता है, तो प्रधानमंत्री ऐसी सिफारिश करते हैं और राष्ट्रपति जो है वो उस लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष तक वो बढ़ा सकते हैं। 1976-77 में लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया था। भारत में पहली लोकसभा का गठन अप्रैल 1952 में हुआ था, जबकि वर्तमान में 16वीं लोकसभा कार्यरत है, जिसका गठन मई 2014 में हुआ था और NDA की सरकार बनी, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बनी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुने गए। तो ये जो वाकया है लोकसभा के कार्यकाल बढ़ाने का, ये अभी तक केवल एक ही बार हुआ है। 1976-77 में ये एक बार 1 वर्ष के लिए लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया था। फिर बात करते हैं हम लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की, यानी स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को, अपने में से जितने सदस्य होते हैं उन्हीं में से
अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनेगी। राजनीतिक रूप से ये निश्चित है कि अध्यक्ष उसी दल का कोई सदस्य निर्वाचित होता है जिस दल को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है। ये एक जनरल टेंडेंसी हो गई, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष के लिए जो व्यक्ति खड़े होंगे उनको वोट कौन देगा और वो कब जीतेंगे? जिसका बहुमत होगा। तो जिस राजनीतिक दल का बहुमत होता है लोकसभा में, उसी दल का अध्यक्ष बनाया जाता है। उपाध्यक्ष के रूप में ये परंपरा स्थापित हुई है कि वह विपक्षी पार्टी का होगा। ये कोई जरूरी नहीं है, ये कोई संवैधानिक अथवा राजनीतिक बाध्यता नहीं है, लेकिन एक ऐसी परंपरा स्थापित कर दी गई है कि उपाध्यक्ष जो है वो विपक्षी पार्टी का बनाया जाता है। अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को, यहाँ अंडरलाइन कर लें, इंपोर्टेंट हाईलाइट करें। आप कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार कि लोकसभा अध्यक्ष जो है अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को। बहुत सारी ये कहते हैं नहीं, अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र अध्यक्ष को सौंप सकता है। लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को अपने पद से हटा सकते हैं, लेकिन ऐसा प्रस्ताव लाने से कम 14 दिन पूर्व संबंधित को सूचित करना आवश्यक होता है। अध्यक्ष सदन की कार्यवाही का संचालन करता है। लोकसभा में लोकसभा की जो कार्यवाही होती है, तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो उस सदन की कार्यवाही का संचालन करता है। वह सदस्यों को बोलने का समय देता है। अब देखिए आप, अध्यक्ष क्या क्या कार्य करता है वहां पर? वह सदस्यों को बोलने का समय देता है। सभी सदस्यों के बोलने का समय वो निर्धारित करता है। कोई भी विषय जिसे सदन में मतदान के लिए रखा गया है उस पर मतदान करवाता है। मान लीजिए कोई विधेयक सदन में रखा गया है, कोई बिल पारित करवाना है और मतदान के लिए अगर ऐसी नौबत आती है तो वो मतदान करवाता है। प्रथमतः वह अपने मत का प्रयोग नहीं करता है। जनरली तो अध्यक्ष जो है वो अपने मत का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन पक्ष और विपक्ष में बराबर मत आने पर वह अपना निर्णायक मत देता है। वह सत्र को स्थगित करने का अधिकार रखता है। यानी जब भी अधिवेशन चलते हैं, संसद की कार्यवाही चलती है, लोकसभा की कार्यवाही चलती है, तो उस समय वो सारी कार्यवाही करता है और सत्र को स्थगित करने का अधिकार भी वो रखता है। अर्थात स्पीकर जो है, अध्यक्ष सदन की बैठक को कुछ समय के लिए अथवा कुछ दिनों के लिए स्थगित कर सकता है। हालांकि उसके सत्रावसान का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। यानी लोकसभा के सत्र की समाप्ति, जब अधिवेशन प्रारंभ होता है, वो भी राष्ट्रपति का ही अधिकार है और समाप्त करने का अधिकार भी राष्ट्रपति को ही है। इसके दौरान जब कार्यवाही चलती है तो उस समय संपूर्ण गतिविधियों का संचालन अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। अध्यक्ष सदन में दल बदल के आधार पर किसी सदस्य की निर्योग्यता के बारे में भी फैसला करता है। मान लीजिए कोई सदस्य है, वो किसी पार्टी से जीत कर आए और जीतने के बाद किसी दूसरी पार्टी में अगर वो मिल जाते हैं तो ये कहलाता है दल बदल करना। तो दल बदल के आधार पर किसी भी सदस्य की योग्यता या निर्योग्यता, कि वो सदन का सदस्य बने रहने के लिए योग्य है या नहीं है, इस बात का फैसला कौन करेगा? अध्यक्ष। संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत अध्यक्ष को यह भी अधिकार प्राप्त है कि यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो उस पर लोकसभा अध्यक्ष का फैसला अंतिम माना जाएगा। यानी कोई भी विधेयक जो है वो धन विधेयक है या नहीं, इस बात का फैसला भी कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष। स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर, अंडरलाइन कर लें आप, नोट कर लें कि जब देश आजाद हुआ तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जब पहली लोकसभा का गठन हुआ तो पहली लोकसभा के जो अध्यक्ष निर्वाचित हुए वो कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। और उपाध्यक्ष कौन थे? अनंत शयनम अयंगकर थे। ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष थे पहली लोकसभा के। तो मैं समझता हूं आज का ये वीडियो काफी लंबा हो चुका है और अब हमें इसे यहीं फिनिश करना चाहिए। और आगे का जो लेसन बचा है, आगे का जो टॉपिक बचा है, संसद के कार्य, प्रमुख कार्य, वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। और यहाँ एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा कि आप सभी से ये रिक्वेस्ट है, सभी प्यारे प्यारे बच्चों से, कि आपके लिए जो इतनी मेहनत करके ये वीडियोस तैयार किए जा रहे हैं, क्योंकि ये जो कोविड का टाइम है, मुझे नहीं लगता है कि आपकी रेगुलर क्लासेस शुरू हो पाएंगी। और इस वर्ष आपके बोर्ड एग्जाम होना निश्चित है। ये तय मान लीजिए कि आपके बोर्ड एग्जाम तो होने ही हैं, लेकिन क्लासें कब लगेगी ये कोई निश्चित नहीं है। तो आपको पढ़ाई कैसे करनी पड़ेगी? घर बैठकर। तो आप घर बैठकर इन वीडियोस के माध्यम से पढ़ाई करिए और अच्छी तैयारी करिए और अच्छे अंकों से आप पास होइए। लेकिन इन वीडियोस को बनाने के लिए जो जितनी मेहनत लगती है, तो आपको केवल इतना सा ये करना है कि प्रत्येक वीडियो को लाइक करिए, कमेंट्स करिए ज्यादा से ज्यादा और अपने दोस्तों के साथ इनको शेयर कीजिए। इतना सा काम आपको
करना है। तो चलिए करते हैं एंड आज के इस वीडियो को। तब तक बने रहिए मेरे साथ। हैव ए नाइस डे, गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और घर बैठकर अपनी पढ़ाई करते रहें।